नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं नगमा। सबसे पहले आज बात करते हैं गुजरात में हुए पहले दौर की वोटिंग की। यहां पे लंबे लंबे रोड शोज हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त अहमदाबाद में एक बड़ा रोड शो कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि 50 किलोमीटर का ये रोड शो 3 घंटे चलेगा और ये शायद अब तक किसी भी नेता द्वारा किया गया रोड शो से सबसे ज्यादा बड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं, जैसा वो अक्सर करते हैं। नया रिकॉर्ड ये है कि उन्होंने सबसे लंबा, सबसे बड़ा रोड शो किया है। बहरहाल इस रिकॉर्ड के बाद आगे की बात करते हैं। जो चुनाव आज हुआ, यानी कि जो वोटिंग हुई है, तो गुजरात में आज पहले चरण के लिए वोट डाले गए हैं। पहले चरण में कुल 89 सीटें हैं, 89, जिन पर उम्मीदवार 788 हैं। पहले चरण में सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात के 19 जिलों में मतदान हुआ है। इन जिलों में कच्छ, सुरेंद्रनगर, मोरबी, जहां ये बहुत बड़ा हादसा हुआ पुल का, राजकोट, जामनगर, देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, नर्मदा, भरूच, सूरत, तापी, डांग, नवसारी और वलसाड हैं। इन तमाम जगहों पर आज वोटिंग हुई है और पहले दौर के मतदान के बीच सभी दलों के बड़े नेता दूसरे दौर के प्रचार में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद में बड़ा रोड शो कर रहे हैं, जो 50 किलोमीटर लंबा है और 3 घंटे चलेगा। इस मेगा रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद के 16 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचने की कोशिश में हैं। इसके लिए बीजेपी ने बड़े पैमाने पर तैयारी की है। इससे पहले उन्होंने एक रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्होंने प्रधानमंत्री पर बयान दिया था और कहा था कि हर चुनाव में प्रधानमंत्री का ही चेहरा नजर आता है, ऐसा लगता है कि उनके 100 मुख हैं। इसका आज प्रधानमंत्री ने जवाब दिया है। એટલે કોંગ્રેસના આલા કમાને આદરણીય ખડગેજીને અહીંયા મોકલ્યા। કોંગ્રેસ પાર્ટીના નવા પ્રમુખ છે, એમને મોકલ્યા અને ખડગેજીને હું ઓળખું છું, એમનો ખૂબ આદર કરું છું, એમનું સન્માન કરું છું। પણ ખડગેજીને તો એ જ બોલવું પડે જે એમને ત્યાંથી ભણાઈને મોકલ્યા હોય। હવે તમે મને કહો, રામ ભક્તોના ધરતી પર, રામ ભક્તોની સામે એમના પાસે બોલાવડાવવામાં આવ્યું कि तमे मोदी ने 100 माथावाड़ो रावण को। तो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि रावण के 100 सर की तुलना से उनकी तुलना करके राम भक्त का अपमान हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज अहमदाबाद में रोड शो किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अहमदाबाद की सड़कों पर उतरे हैं। आम आदमी पार्टी अपनी पूरी ताकत से इस चुनाव में मौजूद है और सबसे ज्यादा चर्चा उसी की है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा है, यहां तक कहा है कि ऊपर वाले ने इस बार झाड़ू चला दिया है। ये भगवंत मान साहब अपने साथ पंजाब के लोगों के अभी तक अपने पास कोई विकल्प नहीं था। ठीक कह रहा हूं ना? अभी तक वोट डालने जाते थे ये दोनों मिली हुई थी पार्टियां, बिजली बिल 0। इस बार ऊपर वाले ने विकल्प भेजा है, ऊपर वाले ने झाड़ू चलाई है। ऊपर वाले का इशारा समझो और सारे जने मिलके इस बार अपने लिए, अपने परिवार के लिए झाड़ू का वोट दबाना। झाड़ू झाड़ू झाड़ू। तो केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है, झाड़ू झाड़ू झाड़ू। कह रहे हैं कि ऊपर वाले ने झाड़ू चला दिया इस बार गुजरात चुनाव पे। एक बार फिर आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री मोदी का ये मेगा रोड शो, जो अब तक का कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा रोड शो है जो किसी भी नेता ने किया हो। 50 किलोमीटर लंबा है ये रोड शो। 16 जिलों को कवर करने की कोशिश में है प्रधानमंत्री। ये गुजरात में होने वाली वोटिंग के सेकेंड फेज की वोटिंग की तैयारी है। बहुत तैयारी से ये रोड शो किया जा रहा है। जब प्रधानमंत्री खुद गुजरात के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बहुत सारी रैलियां कर चुके हैं और अब एक मेगा रोड शो कर रहे हैं। इस बार आम आदमी पार्टी ने वहां पर काफी हलचल मचाई हुई है और जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय हो गया है। तो ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है और इस बीच बीजेपी कह रही है कि मुकाबला में कोई है ही नहीं आम आदमी पार्टी से, मुकाबला तो कांग्रेस से ही है। पर कांग्रेस काफी खामोश नजर आ रही है। पर इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी वहां पर अपनी पूरी ताकत लगाई है और देखिए ये तस्वीरें उस मेगा रोड शो की। इसका बहुत
गहरा इंपैक्ट होता है, इसके ऊपर एक अलग से शोध किया जा सकता है, मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो और उसके इंपैक्ट का। और आज की ये यात्रा अपने आप में इस हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री एक वो व्यक्ति नहीं जो सिर्फ दिल्ली में बैठता है, जिसके अपना एक बहुत बड़ा कोई प्रधानमंत्री मोदी के लिए गुजरात का चुनाव बहुत अहम है। गुजरात उनका गृह राज्य है और आप देख रहे हैं कि वो अपनी पूरी ताकत के साथ गुजरात के चुनाव में ऐसे जुटे हैं प्रचार में, जैसे ये इस समय संसदीय चुनाव हो, विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री लगातार गुजरात में प्रचार कर रहे हैं। और आज अब जब पहले दौर की वोटिंग हुई है, उसके बाद दूसरे दौर की वोटिंग की ये तैयारी है। प्रधानमंत्री मोदी इस रोड शो के जरिए 16 जिलों को कवर करने की कोशिश में हैं। 50 किलोमीटर लंबा है ये रोड शो। तो ये इस रोड शो में तमाम बड़े बड़े नेता भी उनके साथ शामिल हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हैं और एक लंबा काफिला चल रहा है प्रधानमंत्री के साथ। और आज जो पहले दौर की वोटिंग हुई है, उसके बाद अब वोटिंग खत्म होते होते ही दूसरे दौर की तैयारियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। तो इस समय आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का ये लंबा मेगा रोड शो जो वो गुजरात में कर रहे हैं और 16 जिलों में वो इस रोड शो के जरिए 16 जिलों को कवर करेंगे। दूसरे राजनेता में दिखाई पड़ती है जिसके पास इतना बड़ा कद हो, इतना बड़ा पद हो और वो व्यक्ति इस प्रकार से जनता से जुड़े रहने के लिए एक तरीके से लालायित नजर आए। तो ये तो थी गुजरात की खबर, गुजरात चुनाव की खबर। और अब दूसरी खबर पे लौटते हैं। बात श्रद्धा वालकर हत्याकांड की। दिल्ली में हुए इस मर्डर केस में दिल्ली पुलिस को लगातार गुमराह करने वाले आरोपी आफ्ताब पूनावाला का नार्को टेस्ट हुआ और 1 घंटे 50 मिनट तक चला। इस दौरान पुलिस ने उससे कत्ल और साजिश से जुड़े बहुत सारे सवाल पूछे। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट। गुरुवार सुबह 9:30 बजे दिल्ली पुलिस आफ्ताब को भारी सुरक्षा में नार्को टेस्ट के लिए अंबेडकर अस्पताल लेकर पहुंची। आफ्ताब का नार्को टेस्ट लगभग 2 घंटे चला, जहां उससे श्रद्धा हत्याकांड से जुड़े अहम सबूतों के बारे में पूछा गया। मसलन हत्या के बाद चाकू कहां फेंका, श्रद्धा का सिर कहां फेंका, आफ्ताब क्या पहले भी श्रद्धा को यातना देता था। नार्को के बाद आफ्ताब को 1 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा गया। आफ्ताब का नार्को टेस्ट खत्म हो गया है। दिल्ली पुलिस आफ्ताब को लेकर के यहां से निकल गई है। लगभग 5 लोगों की टीम ने ये नार्को टेस्ट किया, जिसमें जो यहां के एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के हेड हैं, नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर नवीन, उनकी अध्यक्षता में ये हुआ। इसमें साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट थे, 2 वीडियोग्राफर्स थे, जिनकी निगरानी में पूरा नार्को टेस्ट हुआ है। अब 3 दिन बाद आफ्ताब को पोस्ट नार्को के लिए ले जाया जाएगा। जब हेल्थ के सारे पैरामीटर ठीक होते हैं तभी ये टेस्ट किए जाते हैं। ये टेस्ट कंडक्ट हो गया है ठीक से। बहुत जल्दी ही इसकी रिपोर्ट दे दी जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो पोस्ट नार्को टेस्ट भी किया जाएगा। एफएसएल सूत्रों के मुताबिक पोस्ट नार्को के दौरान आफ्ताब को नार्को के दौरान दिए गए जवाबों के बारे में बताया जाएगा। अगर आफ्ताब के पॉलीग्राफी टेस्ट और नार्को टेस्ट में दिए गए जवाबों में अंतर होगा तो उससे पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों है। एफएसएल सूत्रों के मुताबिक पोस्ट नार्को टेस्ट के दौरान आफ्ताब से एफएसएल के एक्सपर्ट इंटरैक्शन भी करेंगे। किसी भी सब्जेक्ट के नार्को टेस्ट का पोस्ट नार्को टेस्ट एक एसेंशियल पार्ट होता है और इसके बिना किसी भी सब्जेक्ट का नार्को टेस्ट अधूरा माना जाता है। सूत्रों ने बताया कि नार्को टेस्ट के दौरान आफ्ताब ने ज्यादातर सवालों के जवाब दिए। इस दौरान उसने कई जवाब अंग्रेजी में दिए और कुछ का जवाब देने में थोड़ा समय लगाया। वह कई सवालों पर चुप रहा। जब टीम ने बार बार सवाल किया तब उसने जवाब दिया। दिल्ली से सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं एलन राव, जो पूर्व डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस के। ये मामला जो है, जो मर्डर केस है श्रद्धा वालकर का, उसमें बहुत सारी पेचीदगियां हैं। इसमें अभी तक कोई कंक्लूसिव सबूत नहीं मिला है। तो एलन राव साहब, आपसे ये समझना चाहते हैं कि अब ये नार्को टेस्ट भी हुआ है और उसके बाद शायद एक पोस्ट नार्को टेस्ट भी होता है, वो कितना अहम है? इसमें जो भी बातें उसने बताई हैं आफ्ताब पूनावाला ने, उसका कितनी सिग्निफिकेंस है, क्या अहमियत है? जाहिर है कि नार्को टेस्ट की जो बातें होती हैं वो शायद कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिबल नहीं होती हैं। तो इसके बाद की अब क्या प्रोसीजर होगी? यहां भी उसने वही बात दोहराई है। तो अब क्या पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट,
इस दौरान जो बातें हुई हैं उसको मैच किया जाएगा? देखिए नगमा जी, ये नार्को टेस्ट एक प्रकार से टूल है इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने का, और दिल्ली पुलिस से जो इसमें ये बेसिकली क्वेश्चनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। जो आदमी सस्पेक्ट होता है उसको क्वेश्चनिंग करके, इंटरोगेट करके जो सवाल पूछे जाते हैं, वो उसमें जो ओरिजिनली जो नॉर्मल इंटरोगेशन से सवाल पूछे जाते हैं, तो पुलिस को अगर लगता है कि ये कहीं झूठ बोल रहा है या उसकी बातों में सच्चाई नहीं है, तो उसके लिए नार्को टेस्ट के लिए एप्लीकेशन दी जाती है, और वो एप्लीकेशन कोर्ट में दी जाती है, कोर्ट से परमिशन ली जाती है। कोर्ट जब उससे भी परमिशन, यानी कि उसकी कंसेंट के बाद ही ऑर्डर करती है कोर्ट। एक तो हो गया नार्को टेस्ट के बारे में क्या प्रोसीजर है। उसके बाद कंडक्ट कैसे होता है ये मैं बता देता हूं। नार्को टेस्ट के लिए फिर जो ऑफिसर के डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट की एक टीम होती है, वो उसको ले जाते हैं। उसके बाद ले जाने के बाद उसको पहले पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, जिसे कहते हैं वो हिंदी भाषा में लोग जो आम भाषा में समझते हैं, झूठ पकड़ने वाली मशीन पर ले जाते हैं। वो झूठ पकड़ने वाली नहीं है, बेसिकली वो पैरामीटर्स चेक करने के लिए होता है। और उसके बाद वो तब होता है जब उसका मेडिकली सारा बॉडी सारा मेडिकली फिट होते हैं, कोई किसी प्रकार का कोई ऐसा उसमें कोई बॉडी में तनाव नहीं या कोई ऐसी चीज नहीं है या कोई बीमारी नहीं जिससे कोई पॉलीग्राफ टेस्ट में, क्योंकि उसको सेमी कॉन्शियस या सेमी इनकॉन्शियस किया जाता है, कोई ड्रग्स उसको दी जाती है, इन्फ्यूज की जाती है उसकी बॉडी में। उसके बाद उसका कॉन्शियस माइंड है वो काम करना बंद कर देता है, सेमी कॉन्शियस माइंड में वो जवाब देता है। वो इसलिए किया जाता है कि सेमी कॉन्शियस माइंड में जब बात करता है आदमी, तो कोशिश ये होती है कि वो झूठ ना बोले, वो जो बात जो बोलेगा वो सच्ची बात बोलेगा। क्योंकि कॉन्शियस माइंड में आदमी जब बात करता है तो वो हो सकता है सोच समझ के उसको झूठ को छुपाने के लिए कई चीजें झूठ बोल सकता है, वो प्लानिंग कर सकता है अपने माइंड में। लेकिन सेमी कॉन्शियस माइंड होने के बाद में वो प्लानिंग या वो झूठ बोलने की जो कोशिश है वो वहां पर बंद हो जाती है। तो ये उसका आज ये जो हुआ है पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद नार्को टेस्ट हो गया है। और अब आपने पूछा कि पोस्ट नार्को टेस्ट क्या है। अभी ये जो सवाल जो नॉर्मल इंटरोगेशन में थे वो पूछे गए थे, उन सवालों के जवाब उनके पास है, पुलिस वालों के पास, इन्वेस्टिगेटर्स के पास। अभी जो नार्को टेस्ट के बाद जो सवाल पूछे, पहले पॉलीग्राफ टेस्ट में भी सवाल पूछे गए थे, अब नार्को टेस्ट के बाद जो सवाल पूछे उनके उत्तर जो होंगे, उन दोनों पहले वाले उत्तर का और इनके उत्तरों का सवाल वही होंगे, उनके आंसर्स का मिलान किया जाएगा। जो आंसर तो ठीक है, पहले वाले में वही बोला था, इसमें भी यही बोला है, तो उसका मतलब वो बात सही है। लेकिन जहां कहीं ये लगा कि नॉर्मल इंटरोगेशन में सवाल जो पूछा था उसका जवाब कुछ था, नार्को में कुछ है, फिर वो पोस्ट नार्को में पूछा जाएगा कि ये डिफरेंस क्यों है। तो दोबारा से पोस्ट नार्को टेस्ट, जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, ये हो सकता है पॉसिबली हो, लेकिन अभी रिपोर्ट नहीं आई है उसमें कि क्या उसने सच बोला है या झूठ बोला, वो रिपोर्ट अभी नहीं आई है। तो ये ब्रीफ में मैं बता दूं, कोर्ट ऑफ लॉ में कोर्ट ऑफ लॉ में पूरी तरह लागू ये इसको मान्य नहीं है, लेकिन ये असिस्ट करता है, इन्वेस्टिगेशन को असिस्ट करता है। तो पोस्ट नार्को टेस्ट भी होगा, नार्को टेस्ट हुआ है, फिर भी ये कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिबल नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में मदद करता है, ये आप बता रहे हैं। तो इस केस में जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुई है, इसमें हमेशा ये लग रहा है कि मामला इस तरह से उलझा हुआ है, और चूंकि डेड बॉडी को जिस तरह से डिस्पोज किया गया, तो बहुत सबूत पुख्ता तौर पे इसमें मिल नहीं रहे हैं। तो ये जो मामला है, बार बार ये जो आरोपी है वो कह रहा है कि उसने गुस्से में ये हत्या की है। आगे आप क्या देख रहे हैं इसमें कोर्स ऑफ एक्शन? अश्विनी दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो अश्विनी दुबे जी, ये नार्को टेस्ट हुआ, उसके बाद पोस्ट नार्को टेस्ट होगा, दोनों ही पूरी तरह से एडमिसिबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में, पर असिस्ट करते हैं इन्वेस्टिगेशन में। इस केस में अब क्या आगे आप प्रोग्रेस क्या देख रहे हैं? नमस्ते नगमा जी। नगमा जी देखिए, जो एडमिसिबिलिटी है खास तौर से नार्को टेस्ट की, पॉलीग्राफी टेस्ट की, उसकी कोर्ट की नजर में वैल्यू शून्य है। ये अभी खास तौर से चार्जशीट जब तक फाइल हो रही है तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की चेन को कोरोबोरेट करने के लिए, और ऐसे केसेस में जिन केसेस में डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता है, कोई आई विटनेस नहीं होता है, उस चेन को उस व्यक्ति के मेथड के थ्रू या कुछ ऐसे एविडेंसेस जो कहीं वो छुपा के रखता है, उन एविडेंसेस को कलेक्ट करने के लिए किया जाता है। एडमिटेडली ये एक ऐसा केस है जिस केस में डायरेक्ट एविडेंस पुलिस के पास नहीं है। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है डीएनए सैंपलिंग से लेकर के नार्को एनालिसिस टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट करके, और जो चेन है उस चेन को कोरोबोरेट करके कोर्ट में चार्जशीट फाइल करे। परंतु समझना यह होगा कि क्या इससे कन्विक्शन मिल सकेगी इतने ब्रूटल मर्डर में एक एक्यूज को? दूसरा,
नार्को टैक्स की एक अपनी सीमा यह भी होती है कि बिना कोर्ट की परमिशन के और इस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध, क्योंकि उसकी भी इच्छा इसलिए मानी जाती है, सुप्रीम कोर्ट की 2010 की जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति ने मना कर दिया कि वो नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट नहीं करवाना चाहता है और उसकी मर्जी के खिलाफ इसलिए नहीं किया जाए कि उसके अनुच्छेद 21 का वायलेशन होगा, आर्टिकल 21 का। इसीलिए पॉलीग्राफी जांच के दौरान जांच एजेंसियों ने कुछ नियम बनाए, उस नियमावली के अनुसार काम होता है। अब एक ऐसी विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके सहायता से विभिन्न वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करके जो न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको समझने में कोशिश मिल सकती है। जैसे उनके शारीरिक तरल पदार्थ, बाल, नाखून को जुटाकर जांच की जाती है और किसी फैसले तक जो डीएनए टेस्ट है उसके मुताबिक जो है वो उसको करोबरेट करके आगे करेंगे। परंतु इस केस के मुताबिक अगर हम देखें तो पॉइंट ब्लैंक में अभी भी पुलिस जो है चल रही है, क्योंकि पुलिस के पास एविडेंसेस नहीं है डायरेक्ट जो ये सफिशिएंटली कह सके कि वो जो है उसमें इन्वॉल्व था अपराध में। क्योंकि अदालती प्रक्रिया में जो रीजनेबल टेस्ट होता है, खासतौर से अदालतें जब कभी भी ऐसे केसेस में मान लीजिए जजमेंट देती हैं तो वो ये देखती हैं कि प्रोबेबिलिटी जो एविडेंसेस की है वो किसके फेवर में है, और जरा सा भी एक्यूज के फेवर में होती है तो एक्यूज को क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस के मुताबिक बेनिफिट मिलता है। जैसे हमने छावला मर्डर केस में देखा, दो कोर्टों ने कन्विक्शन किया, अपहेल्ड किया, मर्डर भी हुआ, उस समय ब्रूटल रेप भी हुआ, महिलाओं को लेकर जस्टिस वर्मा कमेटी की तमाम रिकमेंडेशंस भी आई, 2013 में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी अमेंडमेंट हुआ, क्रिमिनल लॉ में चेंज हुआ, लेकिन अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट जो देश की सबसे बड़ी कोर्ट है उसकी नजर में वो जो एविडेंसेस आए या जो दो कोर्टों ने फाइंडिंग दिया वो शून्य हो गई। तो सवाल यह है कि किसी भी केस में मुजरिम को आखिरी पैदान तक पहुंचाने के लिए, उसको सजा दिलवाने के लिए ऐसे कॉन्क्रीट एविडेंसेस होने चाहिए, खासतौर से मर्डर जैसे केसेस में, जो ये सफिशिएंटली प्रूव कर सकते हैं। हाँ, अब जैसे हम वेपन की बात करते हैं, वेपन कहां से खरीदा हुआ एक इनडायरेक्ट एविडेंस हो गया, लेकिन वेपन जिससे काटा गया और रिकवरी उसकी होना बहुत जरूरी, क्योंकि हमें यह समझना पड़ेगा कि इस मामले में जो एक्यूज है, हम अभी भी कन्विक्ट उसको नहीं कह सकते या दोषी नहीं कह सकते कि उसको सजा मिल गई। जो एक्यूज है उस एक्यूज ने बड़े प्री प्लान्ड मैनर में इन सारी चीजों को प्रॉपरली एनालिसिस करके ये किया। बिल्कुल, तो वो जी बिल्कुल नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छी तरह से इस पूरी बात को समझाया है। और ये आप बता रहे हैं कि चूंकि अभी भी कंक्लूसिव एविडेंस जिस हथियार से हत्या हुआ है वो नहीं मिला है, तो उन सब चीजों का मिलना बहुत जरूरी है। इससे पहले कि किसी तरह का कोई कन्विक्शन हो, अभी भी इसे अक्यूज्ड, आरोपी ही कहा जा सकता है जब तक ये साबित ना हो। हालांकि वो खुद भी इस बात को स्वीकार कर रहा है, पर ये नार्को टेस्ट में, पॉलीग्राफ टेस्ट में स्वीकार कर रहा है, और इन टेस्ट्स की मान्यता नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में ज्यादा। ये इन्वेस्टिगेशन को जरूर मदद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस बातचीत में शामिल होने के लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर पे। मुंबई के खार इलाके में लाइव स्ट्रीमिंग कर रही एक कोरियन महिला वीडियो ब्लॉगर के साथ हुई बदमाशी का एक वीडियो वायरल हुआ है, और उसके बाद मुंबई की खार पुलिस ने खुद ही इस मामले का संज्ञान लेते हुए धारा 354 के तहत मामला दर्ज किया और वीडियो में दिख रहे दोनों लड़कों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के नाम जो है वो मोबिन चांद, मोहम्मद शेख और मोहम्मद नकीब अंसारी हैं। दोनों ही बांद्रा पश्चिम के रहने वाले हैं। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि वो महिला को काम करने में के दौरान उससे किस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं। हमारे साथ सुनील सिंह जुड़ रहे हैं इस वक्त, हमारे सहयोगी। सुनील, ये वीडियो हम देख रहे हैं, ये वीडियो जो वायरल हुआ जहां पर इस कोरियन महिला के साथ में इन लड़कों ने बदतमीजी की है, और इस समय पुलिस की काफी तत्परता दिखाई दी कि पुलिस ने खुद ही इस मामले का संज्ञान लिया और मामला दर्ज किया है। इसमें गिरफ्तारियां भी हुई हैं लड़कों की। इस पे ये जो मामला है, इसमें जो पुलिस की तत्परता दिखी है उसकी तारीफ जो है वो कोरियन महिला ने भी की है। तो मामले के बारे में जो डिटेल्स हैं वो बताइएगा हमें। बिल्कुल नगमा, देखिए मुंबई सुरक्षित मानी जाती है, खास करके महिलाओं के लिए भी। रात में महिलाएं जो यहाँ सड़क पर उतरती हैं, लेकिन कभी कभी इस तरह के जो वाक़े हो जाते हैं वो मुंबई की कानून व्यवस्था पर सवाल पैदा करते हैं। और लिहाजा जैसे ही ये वीडियो ट्वीट किया महिला ने, बाद में कुछ लोगों ने मुंबई पुलिस को टैग किया और वायरल किया। उसके बाद ही मुंबई पुलिस जो है कि वो सतर्क हो गई और उसने तत्परता से वो संपर्क निकाल कर पहले उसके संपर्क करने की कोशिश की उस महिला से। ये वाकया मंगलवार की रात का है, लगभग 11 बजे का है, जो कि मैं खुद पीड़ित महिला ने बताया है।
लेकिन चूंकि उस दौरान रात हो चुकी थी, उस पीड़ित महिला ने आने से मना किया। उसने कहा कि मैं कल आऊँगी बाद में, लेकिन पुलिस उसके इंतजार तक नहीं रुकी। मुंबई पुलिस जो डीसीपी अनिल पारस्कर हैं, उन्होंने बताया कि हमने उसके बावजूद हमने तुरंत मामला दर्ज किया, जो यहाँ और दर्ज करने के बाद सीसीटीवी खंगाले और सीसीटीवी के जरिए मोटरसाइकिल का नंबर मिला और मोटरसाइकिल के जरिए उन आरोपियों तक पहुँच गए जो कि उस वीडियो में दिखाई पड़ रहे थे। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था, जहाँ 1 दिन की उनकी रिमांड मिली है। इन लड़कों का अभी कोई आपराधिक बैकग्राउंड इस तरह का नहीं मिला है, लेकिन ये पता चल रहा है कि छोटा मोटा काम करते हैं, इलाके के रहने वाले हैं। लेकिन उन्होंने जो काम किया, जो हरकत की है, उसको लेकर बहुत चिंता हो रही है। और इस महिला के साथ, खास करके विदेशी महिला के साथ जो इस तरह की बातें की और भी लाइव स्ट्रीम के दौरान, इसको लेकर खास करके महिलाओं में भी काफ़ी नाराजगी है कि बांद्रा या खार जैसे इलाके में अगर इस तरह की हरकत हो सकती है तो फिर आगे सुरक्षा को लेकर एक सवाल जरूर पैदा हो गया है। लेकिन मुंबई पुलिस ने जिस तत्परता से मामला दर्ज किया, सुमो मोटो को लेकर कार्रवाई की, दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया और सलाखों के पीछे भेज दिया, उसको लेकर बिल्कुल मुंबई पुलिस की तारीफ हो रही है। क्योंकि महिला ने खुद भी कहा है और एनडीटीवी से बात करते हुए कहा है कि वो कई अलग अलग देशों में गई हैं, उसके साथ पहले भी इस तरह के वाक़े हुए हैं, लेकिन तब बहुत कुछ कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर न सिर्फ यहाँ के आम लोगों ने या उसके दोस्तों ने उसकी मदद के लिए आ गया है सोशल मीडिया पे या फिर तुरंत जमीन पे, बल्कि पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई की, जिसकी उसको सराहना भी की। सराहना की गई पुलिस की तत्परता की। ये वीडियो वायरल हुआ था और उसके बाद पुलिस ने खुद ही इसके ऊपर कार्रवाई की है। ये लड़के गिरफ्तार हुए हैं। धन्यवाद आपका सुनील सिंह इस जानकारी के लिए। और एक बार फिर आपको ले चलते हैं गुजरात, प्रधानमंत्री के रोड शो पर, जहां पे 50 किलोमीटर लंबा रोड शो चल रहा है। एक बड़ा इवेंट बन गया है ये, और प्रधानमंत्री इस समय एक बहुत बड़ा रोड शो कर रहे हैं, जिसमें शायद वो 16 जिलों को कवर करेंगे। अहमदाबाद में ये रोड शो अहमदाबाद से शुरू हुआ है। गुजरात में पहले दौर की आज वोटिंग हो गई है, दूसरे दौर की वोटिंग की ये सब तैयारियां हैं। पहले दौर में 58.4% वोट पड़े हैं। पीछे थी इस काफिले के और वो आगे जाने की कोशिश कर रही थी। प्रधानमंत्री ने बाकायदा अपनी गाड़ी को साइड में करवाकर उस एम्बुलेंस को आगे जाने का रास्ता दिया, ताकि किसी मरीज को, किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को उनकी इस रोड शो से कोई तकलीफ न हो। अशोक जी, जिस बात का जिक्र अभी तस्वीरों में हमने देखा है, ये पहले भी आपने कहा कि पहले भी कई बार हुआ, हमने देखा तस्वीरों में कि ऐसे प्रधानमंत्री ने अपने काफिले को रोका और मौका दिया है एम्बुलेंस को जाने का। भी जो रोड शो हम लगातार देख रहे हैं, हमने कई जगह सड़कों पे देखा कि एक तरफ से प्रधानमंत्री का काफिला आ रहा है तो दूसरी ओर सामान्य ट्रैफिक भी दिखाई पड़ रहा है। तो ये भी दिखाता है किस प्रकार से व्यवस्थाएं की गई हैं कि जो सामान्य जनजीवन है उसमें व्यवधान कम से कम किए बिना, सुरक्षा का भी ध्यान रखे बिना और किसी की तकलीफ को कम से कम किए बिना इस पूरे चीजों को आगे जोड़ा जाए। हमारी सहयोगी मेघना लगातार हमारे साथ बनी। मेघना, अपनी बात को आप पूरा करें। जी देखिए, अभी तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस वक्त प्रधानमंत्री समय पहले भी प्रधानमंत्री की रैली के दौरान देखा था किस तरीके से एम्बुलेंस आई थी, वहां पर प्रधानमंत्री ने अपना काफिला रोकवाया और एम्बुलेंस को जाने का रास्ता दिया। ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री का काफिला अहमदाबाद में ये रोड शो चल रहा है। 50 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है। प्रधानमंत्री ने यहाँ पे कई रैलियां की हैं, कई सभाएं की हैं और अब ये एक मेगा रोड शो हो रहा है। दूसरे दौर की वोटिंग के पहले आज पहले दौर की वोटिंग हो गई है गुजरात में, उसके बाद दूसरे दौर की वोटिंग की तैयारियां नजर आ रही हैं, जहां पे तमाम पार्टियों के बड़े नेता यहां मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल भी इस दौरान आज यहां पर रहे और सबसे ज्यादा ताकत इसमें झोंक रही है बीजेपी, जहां प्रधानमंत्री खुद कैंपेन में जुटे हुए हैं और एक लंबा रोड शो प्रधानमंत्री इस समय कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये अब तक का होने वाला जो रोड शो, जितने भी रोड शोज हुए हैं नेताओं द्वारा, उसमें का सबसे बड़ा, सबसे लंबा रोड शो है। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। मुंबई एयरपोर्ट पर अफरा तफरी है, क्योंकि जिस सिस्टम से एयरपोर्ट का सर्वर काम करता है वो सिस्टम डाउन है। CITA सिस्टम वहां पर काम नहीं कर रहा है और सर्वर के काम न करने से यात्रियों को परेशानी हो रही है, क्योंकि तमाम चीजें, याद रखिए कि तमाम चीजें जो है वो कंप्यूटर द्वारा, चाहे वो बोर्डिंग पासेस हो, चाहे वो टिकट्स हो, वो तमाम चीज सर्वर के द्वारा ही होती है। तो यहाँ पर यात्रियों की लाइन लग गई है। सोहित हमारे साथ हैं यहाँ पे मौजूद अपडेट्स के साथ। सोहित जी देखिए, आपने सही कहा कि जो मुंबई एयरपोर्ट है
वहां पर जो से सारे सिस्टम हैं, जो सर्वर है, वो इसी तरह के सॉफ्टवेयर से चलते हैं। लेकिन पिछले कुछ मिनटों से, यानी आधे घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है जब ये सर्वर डाउन है, और इसका मतलब ये है कि जो चेक इन या दूसरे फैसिलिटीज हैं वो उसमें रुकावट आ गई थी, जिसके बाद मैन्युअली, यानी जिस तरह से इन सॉफ्टवेयर से पहले से हुआ करता था उस तरह से अब वहां पर काम जारी है। जो सीआईएसएफ के अधिकारी हैं और जो जानकारी वहां से मिल पाई है उसमें यही है कि मैन्युअली अब ये सारी चीजें की जा रही है, क्योंकि सर्वर डाउन है और तो मैन्युअली पासेस दिया जा रहा है, उसे इश्यू करवाया जा रहा है। भीड़ हमेशा से मुंबई एयरपोर्ट पर रहती है, ये एकदम आप समझ लें कि देश के सबसे बिजी एयरपोर्ट्स में से एक है। तो ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्द से जल्द बोर्डिंग करवाया जाए और जो परेशानी है वो ना हो, और उसके बाद ये पता लगाया जाएगा, ये भी एक जांच का विषय है कि आखिर सर्वर डाउन कैसे हुआ और इसकी वजह क्या है। तो ये सारी चीजें जांच का विषय जरूर है, लेकिन देरी जरूर हो रही है, एयरपोर्ट पर भीड़ बढ़ी हुई है और मैन्युअली अब पासेस इशू किया जा रहा है क्योंकि सर्वर डाउन है। जी धन्यवाद आपका सोहित। सर्वर डाउन है, इसको ठीक करने की कोशिश हो रही है, लेकिन इस समय सर्वर काम ना करने की वजह से मुंबई जैसे एयरपोर्ट पे, जो बहुत ही व्यस्त एयरपोर्ट है, बहुत सारी यहां से कनेक्टिंग फ्लाइट्स जाती हैं, वहां पे काफी अफरा तफरी इस समय है क्योंकि सर्वर काम नहीं कर रहा है, यात्रियों की लाइन लगी हुई है। और एयरपोर्ट की एक और खबर, ये अच्छी खबर है कि एयरपोर्ट की एंट्री में अब समय नहीं लगेगा। अक्सर लंबी लाइंस लगती हैं चेकिंग में, लेकिन फेस डिटेक्शन सिस्टम की तकनीक से एयरपोर्ट पर अब चंद सेकंड में एंट्री मुमकिन हो पाएगी। इस सुविधा की शुरुआत आज से दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु एयरपोर्ट पर की गई है। आपको इसके लिए डिजी यात्रा ऐप डाउनलोड करना होगा। फेस डिटेक्शन मशीन के सामने चेहरा दिखाइए और झट से एयरपोर्ट में एंट्री पाइए। न लाइन और न ही अपनी बारी का इंतजार। सुरक्षा अधिकारी को न बोर्डिंग पास दिखाना है और न ही अपनी कोई पहचान दिखानी है। बस एयरपोर्ट पर लगी मशीन में डीजी ऐप के क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और एंट्री लीजिए। ये पूर्ण रूप से डिजिटाइज है और आपके आधार डिटेल्स के साथ पूर्ण रूप से सिंक्रोनाइज है। गेट पर सुरक्षा अधिकारी तो होगा, लेकिन आपकी एंट्री में उसका कोई दखल नहीं होगा। बस ऐप को आधार से लिंक करना है, अपनी एक फोटो खींचनी है और बोर्डिंग पास पे स्कैन करना है। आज 3 एयरपोर्ट दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु में इसकी शुरुआत की है। बेंगलोर, वाराणसी एंड दिल्ली। बदलते वक्त में कतार और भीड़ भाड़ से बचाने को लेकर तकनीक का यह सहारा मुसाफिरों के लिए सुविधा की एक नई सौगात है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। इन दिनों भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच उत्तराखंड के औली में सैन्य अभ्यास चल रहा है। ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है और औली जो है वो चीन से लगी सीमा के करीब है। इसे लेकर चीन ने ऐतराज जताया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस युद्धाभ्यास को जिस जगह किया जा रहा है वो भारत और चीन के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन है। उत्तराखंड के औली में भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास। मकसद है साझा तौर पर दुश्मन के खिलाफ लड़ना या किसी आपदा के समय राहत और बचाव अभियान चलाना। इस अभ्यास में अमेरिकी सेना की 11 एयरबोर्न डिवीजन की 2nd ब्रिगेड हिस्सा ले रही है। वहीं भारतीय सेना की ओर से असम रेजिमेंट की बटालियन इसमें शामिल है। ये औली में जिस जगह हो रहा है वह चीन सीमा से करीब 100 किलोमीटर दूर है, फिर भी चीन ने इस पर सवाल उठाया है। The joint military exercise. वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास भारत और अमेरिका द्वारा आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास ने 1993 और 1996 में चीन और भारत के बीच हुए समझौतों की भावना का उल्लंघन किया और द्विपक्षीय विश्वास बनाने में मदद नहीं की। भारतीय सेना ने चीन के बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि
औली में हो रहे सैन्य अभ्यास को लेकर चीन की चिंता और सवाल बेबुनियाद है। इधर विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि ये युद्धाभ्यास भारत और चीन के बीच के द्विपक्षीय समझौते का कहीं से भी उल्लंघन नहीं है। हमारे जो सन 1993 और 1996 की समझौते के बारे में बात करते थे, इनसे कोई लेना देना नहीं है इनका। पर चूंकि हमने आपने और चीनी साइड ने इसका जिक्र किया है इन समझौतों का और इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसीलिए हम कहना चाहेंगे कि चीनी पक्ष इन समझौतों को अपने ही जो उल्लंघन करते हैं इन्हीं समझौतों का, उस पर विचार करना चाहिए। उनकी आवश्यकता है कि वो देखें क्यों वो उनको ऐसे समझौतों को उल्लंघन कर रहे हैं। भारत और अमेरिकी सेनाओं के बीच यह 18वां युद्धाभ्यास है। इससे पहले 2021 में अमेरिका के अलास्का में दोनों देशों के बीच सैन्य अभ्यास हुआ था। सेना के मुताबिक इस तरह के युद्धाभ्यास से भारत और अमेरिकी सेनाओं के बीच आपसी अनुभव, रणनीतिक समझ और तकनीक को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। We have exchanged our notes, leveraged on our experiences on US technologies, counter US technologies. We have identified certain skills, certain topics which were academic in nature, and expert academic discussions were carried out in great detail. भारत और अमेरिका के बीच सैन्य और सामरिक साझेदारी चीन को चुभती रही है। यही वजह है कि चीन भारतीय सीमा में चल रहे युद्धाभ्यास में भी अपनी नाक घुसाने की कोशिश कर रहा है, जबकि उसने अप्रैल 2020 में पूर्वी लद्दाख में जो कुछ किया उसे लेकर भारत के साथ उसकी तनातनी अब भी बनी हुई है। चीन की बयानबाजी बता रही है उसे भारत अमेरिका का साथ साथ रास नहीं आ रहा है और नहीं आनी भी चाहिए, क्योंकि अपने दो दुश्मनों को भला एक साथ कौन देखना चाहेगा। रही भारत की बात, तो मौजूदा वक्त में उसके लिए अमेरिका का साथ ज्यादा मुफीद है। नई दिल्ली में उमाशंकर सिंह के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक के सीमा विवाद, कर्नाटक और महाराष्ट्र में जो सीमा विवाद है उसको लेकर बेलगावी में तनाव बढ़ गया है। इस बीच एक कॉलेज में एक छात्र की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। आरोप लगा है कि इस छात्र के हाथ में कर्नाटक का झंडा था, इसलिए उसके साथ मारपीट हुई है। दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद पुराना है, लेकिन इस वीडियो ने आग में घी का काम किया है। एक स्थानीय कॉलेज के फेस्टिवल में कर्नाटक का झंडा लिए युवक के साथ मारपीट की गई। सभी बेलगावी के ही हैं, उसी कॉलेज के छात्र हैं। कर्नाटक समर्थक कार्यकर्ताओं ने हंगामा खड़ा किया। इस मारपीट के लिए महाराष्ट्र एकीकरण समिति को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है।